नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज फिर से उपस्थित हूं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन 1905 से 1917। इसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, 1917 की क्रांति भी कहते हैं और रूस की क्रांति भी कहते हैं। यह वही क्रांति है जो कार्ल मार्क्स के सपनों को साकार करेगा और सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मतलब जो हर जगह से हारा हो, यानी गरीब मजदूरों का सरकार बनेगा। और इस क्रांति के कई कारण हैं और यह क्रांति जो रूस में चली आ रही रोमनोव राजवंश का समापन करेगा और फिर से सर्वहारा वंश का शासन स्थापित होगा। रूस में जो शासक होते थे उसको जार कहा जाता था, CZAR, जार। और जार की पत्नी को जरीना कहा जाता था। बहुत जगह इसके पहले जब फ्रांस पढ़े होंगे तो देखे होंगे वहां के राजा को लुई कहा जाता था, केवल क्रम बदलता था। और एक कठोर जो राजनीतिक संरचना थी वह कहीं ना कहीं इसमें समाप्त होता है। रूसी राजतंत्र अपना जो विशेषाधिकार है वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जार निकोलस द्वितीय जो वहां का एक तानाशाह शासक है और वह दैवीय अधिकार को मानता है, द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। राजा के दैवीय सिद्धांत पर वह काम करता है और अपने आप को राजा का प्रतिनिधि मानता है, देवी का प्रतिनिधि मानता है, यानी छोटा भगवान अपने आप को मानता है। आम लोगों को दुख सुख से कोई चिंता नहीं है, ना ही गरीबों की गरीबी से मतलब है। और उससे जो शासन का आधार है वह अकुशल है, अस्थिर है, जड़ है। गलत सलाहकारों के कारण जनता की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। रूस की जनसंख्या में किसानों की भागीदारी बहुत ज्यादा है, किसानों की संख्या अत्यधिक है। हालांकि उसके पूर्व के शासक जो 1861 के जार अलेक्जेंडर होते हैं वे किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं और कृषि दासता जो चली आती है उसका समापन करते हैं। लेकिन जोत की भूमि जो है काफी छोटे होने के कारण उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है। पूंजी का अभाव, करों के बोझ से वो पहले से दबे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्रांति की एक चिंगारी भड़केगी और वह कहीं ना कहीं आगे चल के क्रांति का रूप लेगा। मजदूर को किसी तरह का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उनकी स्थिति वही है, उनके पास संघ बनाने का अधिकार नहीं है और वे उसी दशा में जीने को मजबूर है। औद्योगिकरण की नीति से पश्चिमी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था से रूस की व्यवस्था अलग है, क्योंकि यहां कुछ क्षेत्रों में सभी कंपनियों को स्थापित कर दिया गया है, जिसके कारण कुछ ही लोगों को रोजगार मिल पाता है और बाकी लोग इससे वंचित हो जाते हैं। रूस में
सलाव जाति के लोग रहते हैं जिनकी बहुलता है, और उसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन और यहूदी इत्यादि भी वहां रहते हैं। लेकिन रूसीकरण की नीति अपना करके पूरे रूस में एक भाषा और एक संस्कृति थोपने का प्रयास किया जाता है, जबकि यहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। इससे अल्पसंख्यक में हलचल मच जाती है और 1863 ईस्वी में पोलो विद्रोह होता है। ये जो पोल जाति के लोग होते हैं, इसका विद्रोह होता है, लेकिन जार के द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है निर्दयता पूर्वक। तब तक 1853-55 में, 53 से 55 एक युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध। आपको ज्ञात होगा कि इस क्रीमिया के युद्ध में रूस एक तरफ और एक तरफ से फ्रांस, सार्डिनिया, ब्रिटेन और तुर्की, यानी एक तरफ से 4 देश। कौन कौन देश? ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया और तुर्की। एक तरफ से 4 देश और एक तरफ से रूस। इस 2 साल 3 साल चले युद्ध में रूस की बुरी तरह से हार होती है, और उसके तुरंत बाद 1904-05 में, यानी निकोलस के समय, रूस जापान युद्ध होता है। किसी दूसरे क्षेत्र को लेकर के, जहां जापान एक एशियन देश है, रूस का क्षेत्र भी एशिया में पड़ता है, लेकिन यह यूरोपियन देश माना जाता है। और एक देश के मुद्दे पर दोनों में युद्ध होता है, और इस युद्ध में जापान बुरी तरह से रूस को पराजित करता है, और इतना पराजित करता है कि उसके फटे हाथ सैनिक जब देश लौटते हैं, तो जो महानता का जो श्रेय रूस लेना चाहता है, उस पर कहीं ना कहीं जनता की नजर गड़ती है, और जनता को लगता है कि नहीं, रूस कहीं नहीं कमजोर है, इसकी झूठी महानता है। और इसका पोर्ट्समाउथ, जो न्यू हैम्पशायर है, रूजवेल्ट के द्वारा एक समझौता होता है। उस समझौता के तहत युद्ध विराम लगता है। इस युद्ध विराम में जापान हर्जाना के रूप में करोड़ों रुपया लेता है रूस से, जिससे रूस की बदहाली बहुत ज्यादा हो जाती है। और यह देखते ही जनता में एक अलग ही आवेश, आक्रोश और कमजोर दिखने वाला रूस पर जनता भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इस समय लेनिन रूस में है, और 1905 22 जनवरी 1905 को वहां की जनता सड़कों पे उतरती है, और जो राजा के दैवीय सिद्धांत का जो अनुसरण करते रहते हैं, तो यहां के पब्लिक सड़कों पर उतरकर छोटे मालिक या छोटे भगवान रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, जहां राजशाही महल होता है, वहां के सड़कों तक पहुंच जाते हैं। और उसी कैलेंडर में 9 जनवरी का डेट होता है,
लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह 22 जनवरी का डेट होता है। और जो लोग रोटी मांगने जाते हैं, राजा पूछता है कौन हल्ला कर रहा है, तो उसके मंत्री संतरी बताते हैं कि पब्लिक है, रोटी मांग रही है। तो रोटी मांगने वाले को गोलियों से भून दिया जाता है, उस निहत्थे लोगों को। और वह दिन रविवार का होता है और उस जुलूस में गरीब, निर्धन, बच्चे, महिला और वृद्ध लोग शामिल होते हैं कि ताकि राजा के सामने हम रोटी मांगने जाएंगे तो शायद इनकी फटे हाल देख करके, इनकी बुरी हालत देख करके कुछ रहम करे राजा, लेकिन वह रहम नहीं करता है और उस रविवार के दिन अंधाधुंध गोली चलवा देता है, जिसमें 1100 से 1200 लोग मर जाते हैं। इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है या उसको रेड संडे के नाम से जाना जाता है। यह रूस के इतिहास की सबसे शर्मनाक और दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। जैसे इस घटना का पता पूरे रूस में फैलता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं और वह आंदोलन के लिए बेघर हो जाते हैं। हालांकि राजा चालाक निकलता है, जनता को समझाने में वह कायम हो जाता है और 1905 में ही एक ड्यूक का गठन करता है कि इस ड्यूक में जो संसदीय सदस्य होंगे वह बोल्शेविक से होंगे, यानी सर्वहारा वर्ग से होंगे, कुछ मध्यवर्गीय वर्ग से होंगे। और साजिश के तहत लेनिन को स्विट्जरलैंड में निर्वासित कर दिया जाता है। जैसे ही लेनिन चला जाता है, जार निकोलस को लगता है कि अब लफड़ा खत्म है और वह धीरे धीरे ड्यूक का जो पावर जनता को दिया गया रहता है वह छीन लेता है और छीनने के बाद में फिर वही स्थिति हो जाती है वहां के नागरिक की। अब रूस की क्रांति एक वैचारिक रूप के क्रांति के रूप में सामने आता है और यह मध्य वर्ग से प्रारंभ होता है। जो शिक्षित वर्ग होते हैं, वहां लियो टोल्स्टॉय, क्योंकि लियो टोल्स्टॉय रूसी दार्शनिक रहते हैं और उनकी एक पुस्तक होती है वार एंड पीस। इसको प्रचारित किया जाता है, लोग इसको पढ़ते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं। यानी यह कहा गया है कि हमें युद्ध और शांति चाहिए, यानी युद्ध करेंगे तब हमें शांति प्राप्त होगी। और टॉलस्टॉय की पुस्तक, दोस्तोयेवस्की, तुर्गेनेव जैसे चिंतकों का विचार प्रचारित किया जाता है और औद्योगिक मजदूरों पर मार्क्स के विचारों को प्रचारित करके उनके विचारों को थोपा जाता है। लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और मजदूरों के बीच एक नई उत्साह, एक नया जोश उत्पन्न करता है और लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि सर्वहारा भी अब शासक बन सकता है। लेकिन जिस समय कार्ल मार्क्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, उस समय किसी ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया था। पहला साम्यवादी प्लेखानोव, रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव, और कार्ल मार्क्स की पुस्तकों को दास कैपिटल, जिसको पूंजी नाम दिया गया था, या या समाजवादियों की बाइबल कही जाती थी, ने पहला प्रयास किया और 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था उसने। लेकिन यह पार्टी साधन एवं अनुसंसाधन या अनुशासन के मुद्दे पर फूट पड़ गई और यह पार्टी टूट गई। जो बहुमत दल वाले लोग थे वे बोल्शेविक कहलाए। बोल्शेविकों में सर्वहारा वर्ग शामिल था और जो अल्पमत वाले लोग थे मेंशेविक कहलाए। बोल्शेविक और मेंशेविक
1803 में बोल्शेविक और मेंशेविक में टूट गया। बोल्शेविक में सर्वहारा यानी गरीब मजदूर और इसमें मध्य वर्गीय किसान थे। और 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया। ये सभी के सभी साम्यवादी और समाजवादी पार्टी थे और मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे और यही प्रभाव किसान और मजदूर को रूस की क्रांति में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक 1914 ज्ञात है कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। सेराजोवा हत्याकांड यानी ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड सेराजोवा जाते हैं जहां उसकी पत्नी और उसके सर्बिया के लोगों द्वारा सर्ब सलाव जाति के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और 1 महीना का समय देने के उपरांत भी वो नहीं मानता है तो प्रथम विश्व युद्ध की 28 जुलाई से प्रारंभ होती है। इस युद्ध में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ से और बाकी सारी शक्ति यानी गुट निरपेक्ष फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और एक तरफ से जो मित्र राष्ट्र होते हैं अमेरिका, रूस, ये सारे एक तरफ से लड़ते हैं, लेकिन इटली अपना पला बदल लेता है। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ और शामिल तो हो गया, लेकिन रूस इस युद्ध में कमजोर पड़ा और कमजोर पड़ने का पीछे कारण था उसकी पत्नी जरीना और कथित पादरी रासपुटिन। यह पादरी, इसको भ्रष्ट पादरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने जब प्रथम विश्व युद्ध में जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान खुद संभाली तो रासपुटिन और जरीना ने, क्योंकि दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, भ्रष्टता की हदें पार कर रहा था और इसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत रूस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। जो अयोग्य थे उनकी भी बहाली सैनिक में रासपुटिन द्वारा कर दी जाती थी। जार निकोलस द्वितीय जरीना का भक्त, पत्नी का भक्त था और जरीना रासपुटिन की भक्त थी और ये दोनों मिलजुल करके यानी अयोग्य लोगों को शासन में शामिल करते गए, जिसका नतीजा हुआ कि अयोग्य सैनिक शामिल हो गए और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की निरंतर हार होने लगी। और इस हार से जर्मनी भी वो तो जीतता जा रहा था, लेकिन 7 मार्च 1917 को तिथि 7 मार्च, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी पेट्रोग्राड की सड़कों पर, जो पेट्रोग्राड बाद में लेनिनग्राड के नाम से जाना गया, किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला और उन्होंने फिर से रोटी दो का नारा लगाया। 8 मार्च को महिलाओं ने मिल में हड़ताल की और इस हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, उसमें किसान मजदूर शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडे की भरमार हो गई और लोगों ने विद्रोह कर दिया। सबसे विश्वस्त सैनिक जो थी रेजिमेंट प्रेओब्रांस्की
इसको ऑर्डर किया गया कि उस पर गोली चलाओ, लेकिन उसने गोली चलाने से नकार दिया। विवश होकर के 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़ना पड़ा। और जब वह गद्दी छोड़कर के भाग जाता है 12 मार्च को, जो रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी होता है, और अगला 15 मार्च को लोबाव के नेतृत्व में एक सरकार का गठन होता है और एक लंबे अरसे के बाद में बुर्जुआ वंश का शासन प्रारंभ होता है। लेकिन बुर्जुआ सरकार का गठन रूसी लोगों को पसंद नहीं आता। वह उनकी आकांक्षाओं पर, लोगों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि वह तत्कालीन परिस्थितियों से प्रतिकूल सरकार थी। अंत में बुर्जुआ सरकार गिर जाती है और केरेंस्की के नेतृत्व में, जो उदारवादी एक समाजवादी है, उसके नेतृत्व में सरकार बनती है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है मित्र राष्ट्रों के समर्थन से युद्ध को जारी रखना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि के समस्याओं का समाधान करना और रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। लेकिन इसको भी बोल्शेविक लोग जो होते हैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं, और नतीजा यह होता है कि इसके पीछे भी विद्रोह होना शुरू हो जाता है। तब तक जर्मनी अपने सहयोग से स्विट्जरलैंड में निर्वासित प्रमुख मार्क्सिस्ट व्लादिमीर इवानोविच लेनिन को अपने सुरक्षा में रूस पहुंचा देता है, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय ने उसे निर्वासित कर रखा था। जैसे ही लेनिन की एंट्री होती है मार्च 1917 में, आते ही सबसे पहले एक अप्रैल थीसिस तैयार करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो बताते हैं कि रूस की क्रांति अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए यहां की तानाशाही व्यवस्था को हटाने के लिए एक बार फिर से क्रांति करनी होगी, यानी दूसरी क्रांति करनी होगी। और लेनिन नारा देता है, वह नारा था भूमि, शांति, रोटी, यानी वह गरीबों का नेतृत्व करने वाला है, सर्वहारा का नेतृत्व करता है और साम्यवादी विचारधारा का है, मार्क्सिस्ट के विचारों से प्रभावित है, और वह भूमि, शांति और रोटी का नारा देता है, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा होता है। और 17 नवंबर 7 नवंबर 1917, जो पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 होता है, बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकखाना, टेलीफोन केंद्र, बैंक और जितने सरकारी कार्यालय होते हैं उस सभी भवनों पर अपना अधिकार कर लेता है और केरेंस्की को देश छोड़ के भाग जाना पड़ता है। और इसी को बोल्शेविक या अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी यह घटना 7 मार्च, यानी यह घटना 7 नवंबर 1917 की है, जिस दिन केरेंस्की भागता है। रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर, और उस दिन बोल्शेविक की सरकार बनती है। लेनिन वहां का अध्यक्ष बनता है, यानी शासक बनता है, और ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया जाता है। पहली बार
कार्ल मार्क्स का सपना पूरा होता है। क्योंकि जो समय उसने कहा था कि जब मजदूर एक होंगे, मजदूरों की, किसानों का सरकार बनेगा, गरीबों के हाथों में शासन होगा। और लेनिन ने यह प्रूव कर दिया रूस की सत्ता को संभाल करके। सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन के सामने बहुत सारी उत्तरदायित्व भी रहते हैं, और यह उत्तरदायित्व होता है वहां के लोगों की समस्या एक अचानक परिवर्तन करने की। सर्वप्रथम उसने जर्मनी के साथ एक संधि करता है, और वह संधि होता है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। इस संधि के तहत लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी भूमि चाहिए, शांति चाहिए और लोगों के लिए भोजन चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। रूस तो बाहर आ जाता है, लेकिन रूस का 25% हिस्सा जर्मनी के कब्जे में रह जाता है। फिर भी लेनिन इससे संतुष्ट होता है कि कम से कम जो क्षेत्र बचा हम उसमें काम करेंगे। और इसके बाद ये जो 25% क्षेत्र छोड़ते हैं, रूस में गृह युद्ध प्रारंभ होता है। एक तो रूस में गृह युद्ध प्रारंभ होता है, ऊपर से अमेरिका, जापान, ब्रिटेन इत्यादि देशों द्वारा हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर देता है। ट्रॉट्स्की और लेनिन अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, ट्रॉट्स्की जो विदेश मंत्री है, लाल सेना का गठन करता है, जिसका कार्य होता है विदेशी जितने हमले होंगे उसका सामना करना। और वह सफलतापूर्वक विदेशी हमलों का सामना करता है। और इधर चेका पुलिस का गठन किया जाता है, जो रूस के आंतरिक मामले में जो गृह युद्ध में उत्पन्न स्थिति होती है उसको संभालने में वह सफल होता है। यह गुप्त पुलिस है जो सादे वेश में, किसान के वेश में आतंकवादियों पर, विद्रोहियों को छापा मारती और गिरफ्तार करती है। और इस तरह से लाल सेना और चेका सेना आंतरिक और बाह्य दोनों मामले को संभालने में सफल होते हैं। और लेनिन का एक नया चेहरा, एक सफलतम चेहरा उत्कृष्ट होता है। वह हमेशा चाहता है कि एक हम अंतर्राष्ट्रीय और एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना करें। और वह 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला राज्य रूस का नया संविधान बनाता है। और इसके द्वारा रूस का नामकरण होता है, और वह नामकरण होता है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यानी सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हिंदी में इसको बोलते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह का गठन होता है। और सबसे निचले तबके के लोगों के लिए सोवियत नामक स्थानीय संगठन का गठन होता है, और उसमें सभी जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं उसके सदस्य बनते हैं। उसी सदस्य से जो इनका संसद होता है या केंद्रीय समिति होता है, वहीं से उसके सदस्य चुने जाते हैं। यानी सत्ता में सर्वहारा की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है। लेनिन रूस में जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है वो वोट देने का अधिकार देता है। समाजवादी दल का गठन होता है, और मजदूरों का
पर नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता है। ये जो बोल्शेविक दल होता है उसी का नाम बदल के साम्यवादी दल रखा जाता है, और साम्यवादी दल का जो चुनाव चिन्ह होता है वह हंसिया और हथौड़ा होता है। हंसिया और हथौड़ा छाप और लाल रंग के कपड़े पे होता है, और यह झंडा आज भी है। और उसके साथ भारत में भी 1924 ईस्वी में लेनिन के प्रभाव से प्रभावित होकर, मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित होकर एम.एन. रॉय ने, ध्यान रखेंगे, एम.एन. रॉय ने सीपीआई का गठन किया था 1924 ईस्वी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसका भी चुनाव चिन्ह हंसुआ और हथौड़ा था। याद रखेंगे, सीपीआई के संस्थापक एम.एन. रॉय 1924 ईस्वी। सत्ता तो स्थापित हो जाती है, लेकिन समस्याएं कहां आती है? क्योंकि मार्क्सिस्ट के सिद्धांतों को यह पूर्ण रूप से लागू कर देता है। किसानों को आदेश दिया जाता है कि आप खेती करेंगे और आप अपनी जरूरत के अनुसार, आपकी जितनी जरूरत है उतना अनाज रखने के बाद में बाकी अनाज सरकार को देंगे, जो गरीबों में वितरित होगा। और इससे जमींदार लोग जो थे काफी नाखुश हो गए कि खेती मैं करूं, अनाज का उत्पादन मैं करूं और मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करूं, जिसका नतीजा हुआ किसान अपने जरूरत भर ही खेती करते थे और बाकी के अनाज के या फसलों में आग लगा देते थे। ठीक वही कंडीशन कंपनी पे भी लागू हुआ कि आप अपने मजदूरों या जो लेबर है उसका खर्चा छांट करके शेष जो प्रोडक्ट होंगे वह सरकार को देंगे और सरकार गरीबों में वितरित करेगी। यानी साम्यवाद कायम करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे जितने उद्योग थे उन्होंने अपना उत्पादन घटा दिया और मजदूरों को कम कर दिया। फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसानों से जबरन अनाजों की वसूली की जाने लगी, जिससे नाराज होकर के किसानों ने फसलों में आग लगा दिया, उद्योग धंधों बंद होने लगे, या जरूरत से जो रोजगाररत लोग थे उनको हटाया जाने लगा, और जहां तहां जो मार्क्स के सिद्धांत थे उनके अनुसार धरातल पर सरकार चलाने में मुश्किल उत्पन्न होने लगी। भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। लेकिन लेनिन जो था वह स्वप्नदर्शी और विचारक नहीं था। वह सपना में जीने वाला लोग नहीं था, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक विचारक और राजनीतिज्ञ था, और वो भी व्यवहारिक राजनीतिज्ञ। उसने देखा कि पूर्ण रूप से जो समाजवादी व्यवस्था है उसको लागू करने से और पूंजीवादियों से बार बार टकराने से देश की जो व्यवस्था वह ठीक नहीं रहेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं अपने विचारों में जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है उसमें समझौता करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। 1920-21 में उन्होंने NEP लागू किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या नाम होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नई आर्थिक नीति उसने लागू किया, और उसमें बहुत हद तक संशोधन किए मार्क्स के सिद्धांतों में, और संशोधन करने के उपरांत इनकी सरकार जो है अच्छी चली। लेकिन क्या यह व्यवस्था हमेशा के लिए कायम रही? तो 1924 में लेनिन के मृत्यु के बाद में, 1924 में जब लेनिन की मृत्यु होती है,
लेनिन की मृत्यु के बाद में स्टालिन, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव रहता है, वह वहां का शासक बनता है और 1927-28 में जो ट्रास्टकी है, विदेश मंत्री रहता है, इसको निष्कासित कर दिया जाता है, यानी इसको भागने पर मजबूर कर दिया जाता है और वह सत्ता में फिर से परिवर्तन करता है, फिर से राजशाही, तानाशाही और एक नया आयाम, क्योंकि 1929 में जब ट्रास्टकी भाग जाता है, उसके बाद में जो भी बच्चे खुचे लोग होते हैं, जो कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, उसको निष्कासित किया जाता है और रूस से साम्यवाद का नामो निशान मिटाने का भरपूर प्रयास करता है और यह प्रयास उसका सफल भी होता है और जीवन पर्यंत यानी 1953 तक वह सत्ताधीन रहता है और 1953 तक इसी या द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल होता है और अपने साम्राज्य को एक नई बुलंदिया, एक नई क्षेत्र तक पहुंचाता है और जिसका कारण होता है कि रूस सबसे बड़ा देश बनकर के उभरता है, सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरता है और आज भी रूस स्टालिन और उनके पूर्व के शासकों के प्रयत्न से रूस विशाल देश आज भी अपने क्षेत्र में बचाने में कायम है। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो में फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए